पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। टिहरी के प्रताप नगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार चालक बलवीर सिंह की हादसे में मौत हो गई है। कार चालक बलवीर सिंह की हादसे में मौत। कोरदी गांव का रहने वाला था बलवीर सिंह। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। 200 मीटर गहरी खाई में ये कार गिरी है, जिसकी वजह से कार चालक बलवीर सिंह की हादसे में मौत हो गई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुद्रपुर में अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत ही सीएम कुछ देर बाद अगस्त मुनि के खेल मैदान पहुंचेंगे। यहां से 7:40 पर हेलीकॉप्टर के जरिए 7:50 पर रायका कोटमा पहुंचेंगे। कोटमा से 8 बजे के आसपास सीएम काली मठ पहुंचेंगे और मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 8:55 पर सीएम काली गंगा एक जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 10:30 पर हेलांस के आउटलेट का उद्घाटन समेत कई विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यालय में 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं और 12 बजे जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। सामान्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अन्य जनपदों में कार्यक्रम हुए हैं, उसी अनुसार से जनपद प्रशासन रुद्रप्रयाग भी पूर्णतः उसकी तैयारियों में संलग्न है और पूरी तरह सजग भी है। और जिस प्रकार से भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट के दौरान जो तैयारियां करनी है, उन तैयारियों में हम लोग संलग्न हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की रुद्रप्रयाग यात्रा, भ्रमण यात्रा बहुत ही सफल और जनपद वासियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। सरकार जनता के द्वारा अभियान के तहत उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सीमांत जनपद चमोली की एक ऐसी घाटी पहुंचे जहां प्रदेश का कोई भी सीएम नहीं पहुंचा। पहली बार सीएम रावत दुर्गम घाटी में जनता से मिलने पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ऐतिहासिक दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण की घोषणा को लेकर सीएम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। दुर्मी घाटी पहुंचने के बाद सीएम रावत ने घाटी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने समेत दर्जन भर से ज्यादा घोषणाएं की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने एक दिवसीय दौरे पर गोपेश्वर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया और इसके बाद मुख्यमंत्री पीजी कॉलेज के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने बीच सूबे के सीएम को पाकर कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। जिला योजना के तहत ही जिले में 85% धनराशि व्यय करने पर सीएम ने संतोष जताया है। सीएम ने जिलाधिकारी की ओर से किए गए इनोवेटिव कार्यों की सराहना भी की। अभी तक लगभग 85% व्यय यहाँ पर कर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि यदि हमारे पास 2-2.5 महीना शेष है अभी, तो यहाँ पर 100% व्यय हमारा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने 3 महीना पहले 100% पैसे की रिलीजेज हमने कर दी है और इसलिए हमने अधिकारियों से कहा है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसका सदुपयोग करते हुए समय पर हम इसको व्यय करें। तो सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल कमेंट करने वालों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि उनके सामने उत्तराखंड में पासपोर्ट वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए। सोशल मीडिया पर बच के रहना रे बाबा। एंटी नेशनल पोस्ट पड़ेगा महंगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में आ सकती हैं दिक्कतें। इंटरनेट पर अब राष्ट्र विरोधी पोस्ट करना बहुत महंगा पड़ सकता है। उत्तराखंड पुलिस ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखेगी और भविष्य में जब भी पासपोर्ट या आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे तो सत्यापन में इसका भी उल्लेख किया जाएगा, जिससे पासपोर्ट वेरिफिकेशन में दिक्कत खड़ी हो सकती है।
सोशल मीडिया पर जो लोग एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं या कोई और बड़ा इस तरह का अपराध करते हैं, फेक न्यूज़ वगैरह डालते हैं, तो ऐसे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन में हम अगली बार पहले खाली FIR देके जाती थी, अब ये भी देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन करते वक्त ये सोशल मीडिया पे इसका बिहेवियर कैसा एंटी नेशनल तो नहीं है। अगर इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को फिर शस्त्र लाइसेंस या पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह वो उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप भी भविष्य में शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको अभी से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन अब शस्त्र लाइसेंस देने से पहले आपकी सोशल मीडिया का रिकॉर्ड देखेगा। अगर आप कोई विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं तो इसका असर आपके शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पर पड़ेगा। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तराखंड मौसम में आपको बता दें, मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है और पौड़ी साथ ही साथ चमोली में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं मसूरी और आसपास के इलाकों में हुई हल्की बारिश ने ठंड को फिर बढ़ा दिया है। बर्फबारी का ये खूबसूरत नज़ारा पौड़ी का है, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदला और बर्फबारी शुरू हो गई। कंडोलिया और रांसी इलाकों में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। लोगों की भीड़ बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का रुख करने लगी। बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है, बहुत ही सुहाना माहौल। देखिए यहाँ पीछे कितनी अच्छी बर्फबारी पड़ रही है और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम लोग कुछ काम से आए थे पौड़ी और यहाँ पे अचानक बर्फ पड़ गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम बाद बर्फबारी सामने में देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। हम श्रीनगर में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, तो हम लोग श्रीनगर से आए तो काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पे लग रहा है। ऐसा ही नज़ारा चमोली में देखने को मिला, जहां बद्रीनाथ धाम में हुई भीषण बर्फबारी से कई फीट मोटी बर्फ की परत जम गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम के तेवर अचानक बदल गए। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जिसने ठिठुरन को बढ़ा दिया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आगामी 6 फरवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, जिससे मैदानी इलाकों का तापमान और गिर सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जताई है। उत्तराखंड में मौसम की मार एक बार फिर लोगों को परेशान कर सकती है। प्रदेश में कई जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 3 तारीख रात शाम से लेके और 5 तारीख रात शाम तक जो करीब 48 घंटे है, इसके दौरान एक्टिविटी रहेगी। और जो 4 तारीख है उसमें जो पीक जो एक्टिविटी का वो रहेगा। प्रदेश में मौसम की करवट लोगों को दिक्कत देगी। भारतीय मौसम केंद्र यानी IMD देहरादून ने पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार बन रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी हल्की बारिश के आसार हैं। गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई इलाकों में कल ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। आज 3 को जो है गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें अनेक जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो है बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। फिर कल अगर बात करें 4 तारीख को फरवरी में, तो 4 में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश व बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। जब आप 5 तारीख को जाएंगे तो थोड़ी जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो एक्टिविटी है बारिश बर्फबारी की वो रहेगी। IMD ने 4 से लेकर 6 फरवरी तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की संभावना जताई है। 4 फरवरी को ओलावृष्टि के साथ तेज ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। 5 और 6 फरवरी को भी मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। बारिश और बर्फबारी रबी के साथ फलों की खेती के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बर्फबारी और बारिश से जहां एक और स्थानीय लोगों की मुश्किलों में
इजाफा हो सकता है, वहीं पहाड़ों पर पड़ी बर्फ सैलानियों को उत्तराखंड आने के लिए आकर्षित करेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। राज्य में स्वास्थ्य सेवा में और सुधार हुआ है। 108 आपातकालीन सेवा में 135 नई एम्बुलेंस के शामिल होने के बाद प्रभारी अनिल शर्मा ने राज्य सरकार का धन्यवाद किया है। देहरादून में उन्होंने कहा है कि जो एम्बुलेंस उनके बेड़े में शामिल हुई है उससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के बाद नई 108 एम्बुलेंस को पहाड़ों की तरफ भेजा जाएगा ताकि पहाड़ों में लोगों को दिक्कतों से दो चार न होना पड़े। हम आबादी के हिसाब से कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में हर 30,000 पॉपुलेशन पे एक एम्बुलेंस हो और शहरी क्षेत्र में 70,000। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ हाईवे पर संगम बाजार में स्थित सुरंग पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग ने संगम के ट्रीटमेंट के लिए 45 दिन का समय मांगा था। सुरंग पर आवाजाही बंद होने से रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में घंटों तक जाम लग रहा है। इसके अलावा वाहन चालकों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग के संगम बाजार में केदारनाथ हाईवे पर 60 मीटर सुरंग का 21 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। एनएच ने 3 महीने पहले सुरंग पर आवाजाही बंद करवा दी थी और ट्रीटमेंट शुरू किया था, मगर सुरंग पर आवाजाही बंद हुए 3 महीने का समय होने को है, लेकिन अभी तक सुरंग का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाया है। सुरंग के लंबे समय से बंद होने की वजह से आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी महोदय के द्वारा पूर्व में भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरी किया जाए। कुछ समस्या हमें इसको फेस करना पड़ रहा है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे कि हमारा ट्रैफिक आने वाला नियमित रूप से चलता रहेगा। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते रहो। और ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तरकाशी से। खबर है, जहां बिजली विभाग का निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने कार बहिष्कार कर सांकेतिक प्रदर्शन किया और इन लोगों ने तीनों ऊर्जा निगमों को एक करने और उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। चिन्याली सौंड वितरण खंड के कर्मचारियों पर हुए हमले के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। नैनीताल में सभी संगठनों और संविदा कर्मचारियों ने तमाम समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। उपनल संविदा संघ ने श्रमिक बिल में किए गए नए संशोधन का विरोध किया है और इस मौके पर एक कार्य एक वेतन की भी मांग की गई है। इसके अलावा सबको समान वेतन देने की मांग जोर शोर से उठाई गई। महिला कर्मचारियों को तो सुविधा दी जा रही है, मगर आउटसोर्सिंग से नियुक्त महिलाओं को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जो सही बात नहीं है। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह ही वेतन दिए जाने की मांग की गई है। कि नए कानून के अंदर कुछ प्राविधान ऐसे आए हैं जो वास्तव में कर्मचारियों की जो सामाजिक सुरक्षा है, उनकी सेवा की जो सुरक्षा है, उसको अफेक्ट करेगा। तो हम विशेषतः हम उसकी तरफ केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हमने उसके बारे में लॉ कमीशन को भी लिखा है, क्योंकि एक तरफ तो शासन ने ये कहा है, केंद्र सरकार जो कानून में नए जो लेबर कोड बिल है कि 300 से ऊपर जो श्रमिकों को जो कारखाने हैं उनको हटाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपने टेन्योर अपॉइंटमेंट कर दिया। किसानों के आंदोलन की चिंगारी उत्तराखंड भी पहुंच गई है। कृषि कानूनों के विरोध में मंगलौर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत को संबोधित करने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार अपना जिद्दी रवैया छोड़े और सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले। नरेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन से सरकार की किरकिरी हो रही है। तो सरकार ने इस तरह की नौबत अड़ा दी। एक सरकार का जिद्दी रवैया जो किसान इकट्ठे हो गए, तो हम तो यही चाह बातचीत, सरकार जिद्दी रवैया छोड़ दे और बातचीत करे, कोई रास्ता बीच का रास्ता आसान निकाले जिससे बातचीत का एक रास्ता बने। ये तो आरोप लग रहे तरह तरह के आरोप।
टिहरी जिले की एसएसपी मुनि की रेती में जनसंवाद कर जनता से रूबरू हुई और इस मौके पर एसएसपी ने जनसंवाद के जरिए जनता की समस्याओं को ध्यान से सुना। जनसंवाद में भी पहाड़ की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुनि की रेती में सबसे ज्यादा नशे और अतिक्रमण की समस्या एसएसपी के सामने आई, जिसके बाद उन्होंने तमाम समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि मार्च में मुनि की रेती क्षेत्र में यात्रियों के लिए सिंगल विंडो खोला जाएगा, जिसमें सिर्फ यात्रियों की समस्या ही सुनी जाएगी। मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था और ड्रग्स की जो समस्या युवाओं में बढ़ रही है, इसके अलावा अतिक्रमण को लेकर अपनी समस्याएं सामने रखी और जल्दी ही हम इस पर व्यापक अभियान चलाएंगे और आने वाले यात्रा सीजन में काफ़ी पर्यटक को जो सुरक्षा का भाव दे और जो बेहतर पुलिसिंग हम दे पाए, ऐसी मित्र पुलिस की संकल्पना को जो साकार कर पाए, तो बेहतर पुलिसिंग देने का हम जरूर प्रयास करें। धर्मनगरी हरिद्वार में भगवान राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही भगवान राम के नाम से श्री राम चौक का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान श्री राम चौक का लोकार्पण होने से संत समाज के लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। प्रतिमा स्थापना और चौक के लोकार्पण के दौरान मेला अधिकारी दीपक रावत और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज भी मौजूद थे। वहीं कुंभ मेला अधिकारी ने बताया कि कुंभ मेले की शुरुआत से पहले हरिद्वार की 11 चौक का सुंदरीकरण किया जाएगा। श्री राम चौक के स्थापन के समय में अत्यंत आनंदित हूँ। तो यहाँ एक उत्सव धर्मिता अनुभव हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा हरिद्वार अब कुंभ के लिए तत्पर है, तैयार है। और जैसे एक चौक आज सजा है, वैसे सारे चौक सजने चाहिए, हर गली घर द्वार सजना चाहिए। राम चौक का लोकार्पण आज हुआ है और इस तरह से हम लगभग 11 चौक और हैं जिनको हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, जिन पे वर्तमान में काम चल रहा है और इसमें जो चौक है उन पे लाइटिंग भी की जाएगी। कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में खेती बारिश पर आधारित है। फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन बारिश ना होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है और इस वजह से जिले में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। जिले के मैदानी इलाकों में बारिश ना होने का कोई खास असर तो नहीं पड़ा, क्योंकि इन इलाकों में सिंचाई आधारित खेती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में फसलों की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां बारिश के अभाव में अभी तक भी गेहूं की बुआई नहीं हो सकी है और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि फरवरी के अंत तक भी बारिश हो जाती है तो किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अपना ज़िला फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है और नैनीताल में चूंकि मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो मैदानी क्षेत्रों पे तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमारी मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में और ख़ासकर से जो हमारा उखलकांडा और बिदालगढ़ ब्लॉक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर फसलों पर कुछ प्रभाव पड़ा है। लक्सर में लुटेरे दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मामला लक्सर के देहात इलाके का है, जहां एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1.5 लाख की लूट की गई। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर यह वारदात जो हुई है। कर्मचारी की माने तो वो 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन कर देहात से वापस लौट रहा था। फिलहाल पुलिस की टीम लुटेरों की तलाश में जुट गई है। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में एक टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। छिलका छीना से 100 मीटर आगे वाहन अनियंत्रित होकर 400 मीटर खाई में जा गिरा। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने मुश्किल से राहत बचाव कार्य चलाया। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें कुछ ही पलों के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।